आज के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर कुछ दिनों पहले ही अपना बजटीय भाषण पढ़ा था और बजट के कुछ प्रस्ताव रखे थे। उस पे बहुत ही द्रुत गति से कार्य करते हुए आज वित्त विभाग की दो नई योजनाएं, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, इनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से करेंगे। और जिस द्रुत गति से पूरे विभाग ने इसको असली जामा पहुंचाया है, कुछ दिनों पहले ही इसकी घोषणा हुई थी बजट में, और आज इन योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं, तो उसके लिए निश्चय ही वित्त विभाग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी से कि वो अपना स्वागत उद्बोधन दें। आज इस खुशी के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय व्यापारियों के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, मित्रों, उसका आनंद लेने का वक्त है। और मैं समझता हूं इनके श्रीमुख से जो भी निकलेगा आपके स्वाभिमान को चार चांद लगाएगा। तो मैं कुछ शब्द इनकी आज्ञा से आपकी सेवा में रख रहा हूं। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, विलक्षण प्रतिभा के धनी, जिनके रोम रोम में अंत्योदय का निवास है, परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे वरिष्ठ वाइस चेयरमैन श्री श्रीनिवास गोयल जी और परम सहयोगी वाइस चेयरमैन श्री सुरेश मित्तल जी, उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण और हरियाणा के हर कोने से आए आदरणीय व्यापारी प्रतिनिधि मित्रों, मेरे पूर्व चेयरमैन, हमारे मार्गदर्शन का जो काम कर रहे आदरणीय रामनिवास जी भी आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज का दिन व्यापार जगत के लिए बहुत ही स्मरणीय है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति की चिंता करते हुए आमजन, छोटे तथा मध्यम दर्जे के व्यापारी के सुरक्षित भविष्य का नया अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। मां भारती के प्रमुख सेवक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल में विकसित भारत की जो मजबूत नींव रखी है, मित्रों, उसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज जिन योजनाओं को प्रारंभ कर रहे हैं, वो इसमें मील का पत्थर साबित होंगी, ऐसा सबको अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री माइक्रो और फूड प्रोसेसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वोकल फॉर लोकल इत्यादि अनेकों योजनाएं देश के चहुमुखी विकास को तीव्र गति प्रदान कर रही हैं। विश्व के बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था जहां चरमरा रही है, उसमें भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, फुटकर तथा मध्यम दर्जे का व्यापार अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से ऐसे अद्भुत कदम उठाए हैं, जिनकी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सभी तालियां बजा के अपना मैसेज दिल्ली तक पहुंचाएं। स्वामित्व योजना, परिवार पहचान पत्र इत्यादि कितनी ही बातें हैं, थोड़ा समय के अभाव में मैं नहीं उतना कह पाऊंगा।
प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। व्यापार जगत के लिए प्रदेश में ऐसा सुखद वातावरण बन रहा है कि आज जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं मित्रों, दिल्ली क्षेत्र से व्यापारी समूह माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा में अपने व्यापार एवं उद्योग को हरियाणा एक, हरियाणवी एक। भाई जिस दिन मुख्यमंत्री जी बने थे उस दिन ध्येय वाक्य इन्होंने कहा था। इस ध्येय वाक्य केवल भारत में नहीं मित्रों, विदेशों में भी रहने वाले हरियाणा से संबंधित सभी व्यक्तियों के मन में अपनत्व का भाव जागृत हो रहा है। इसका उदाहरण भी सामने है। बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जहां जहां मुख्यमंत्री महोदय का जाना हो रहा है, लोग आंखें विचार कर अभिनंदन के लिए तैयार नजर आते हैं। और इसका प्रमाण मैंने अपनी आंखों से हैदराबाद में देखा। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी रात को 10:30 और 11 बजे पहुंचे तो भी लोग बारिश के समय आंखें बिछाए तैयार बैठे थे। तो ये मुख्यमंत्री जी, आपके व्यवहार, आपके कार्य और आपकी जो अपनत्व की सेवा भाव की भावना है, ये उसका परिणाम है। इसके लिए भी हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। व्यापारियों के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समझना इस बात को, व्यापारी का स्वाभिमान व समस्याओं का स्थायी समाधान के दूरदर्शी दृष्टिकोण से समाज में आशा की नई किरण जागृत हुई है। ये सबके लिए गौरव का विषय है। सभी तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करें। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता है कि हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री जी योजनाएं आप बढ़ाते रहिए। सेठ भामाशाह और जमनालाल बजाज के पच्चीनों पर चलते हुए समरसता का पर्याय, गौरव में अतीत का धनी व्यापारी समाज खजाने को लबालब भरने में अपना भगीरथ प्रयास करता रहेगा। करेंगे ना? बहुत ही संतोष का विषय है। आपके सेवा भावी दृष्टिकोण को समझते हुए हमारे आदरणीय अधिकारीगण भी अपने कर्तव्य की पालना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने व्यवहार से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी मधुर वातावरण बनाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इनका भी मैं तहे दिल से पूरे प्रदेश के व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद कर रहा हूं। पिछले दिनों मित्रों, पंचकुला के सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट भीषण आग की चपेट में आकर सुहा हो गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों के लिए तुरंत राहत राशि की घोषणा की और अब सभी 132 दुकानदारों को बहुत ही कम मूल्य में 13 लाख 15 लाख जैसा मुझे पता चला, कि मैं भी टच में था, मालिकाना हक दे दिया गया है। कर्तव्य होने से आभार व्यक्त करिए, जिसमें सभी दुकानदारों का भविष्य तो सुरक्षित हुआ है, आज करोड़ों के मालिक भी बन गए हैं। 13-15 लाख की दुकानें अधिकारी वर्ग ने आपको ये समझाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी ने किस उदार दिल से, किस मानवता के उससे परिवार के सदस्य के रूप में क्या सौगात दी है। 2 दुकानें 1,39 लाख की, 1,54 लाख की, कहां 13 लाख, कहां 1,40 लाख, 54 लाख। कल्पना करिए, और मैं उम्मीद करता हूं इतने उदार दिल
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचकुला के अंदर तो कुछ किया सो किया, पूरे हरियाणा में भी इस तरह की योजना का लाभ दे, सब लबालब हो जाएगा, सब आपको आने वाले बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। इस घटना में यदि मैं यहाँ पे माननीय हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी का नाम नहीं लूंगा तो मेरी इसमें कोताही रहे। से जो वो बात कर रहे थे, मैं भी 3 दिन सोया नहीं था, उनकी वाणी से जो बात आ रही थी, उनके दुखित मन से जो बात आ रही थी, और जो उन्होंने आके अपनी तरफ से किया, वो भी लोगों की अंतःकरण में अमिट छाप छोड़ रहा है। और मैं ये भी यहां कहना चाहूंगा, मेरे साथी बैठे हैं, बीवी सिंघल जी एक बार खड़े हो, व्यापार कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष, रोहित सेन जी व्यापार प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष, इनकी टीम ने सबको जोड़कर जो अथक प्रयास किया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह सब लोग अपने जिलों में करेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा नजर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड आज लॉन्च होने वाली योजनाओं के लिए पूरे देश के व्यापारियों की ओर से कर्तव्य भाव से आपका धन्यवाद करता है, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका वर्धस भविष्य में भी पूर्ववत बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अब एक बात मैं और मुख्यमंत्री, देखो बात यह है, योजनाएं जितनी बनी है मित्रों, अंतिम छोर की जहां बात होती है, आप एक एक 10-10 का रूप धारण कर लें, सबका प्रशिक्षण मुख्यमंत्री महोदय डीसी साहब के माध्यम से वहां जिला हेडक्वार्टर पर करवाएंगे। और हमने ये जाके बताना है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें सब तरह से सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है, और व्यापार में कोई अड़चन कभी आने नहीं दी जाएगी। तो ये संदेश आपको देना है। देंगे क्या भाई? ढंग से बोलो, ऐसे कुछ नहीं होता। देंगे ना? तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मेरा व्यापारी रात को चिंता बहुत रोता हुआ आपकी प्रतिमा उसके सामने आ जाए, जो बोलती नजर आए, मैं बैठा हूं, सुबह तक तेरे मन में खुशी लाके छोड़ूंगा, उस दिन हमारा सबका मस्तक ऊंचा हो जाएगा ना? तो ये कैसे होगा? अरे इतना ही तो करना है भाई, किस बात की चिंता है? बैठे हैं ना मुख्यमंत्री जी। अरे कभी ये कुटीर बना दी तो इसमें तो कोई भी आएगा वो सम्मान से जाएगा। आज आपको चित्र भोजन मिला, आदर से मिला कि नहीं मिला? तो आदर से तो भाई खिचड़ी मिल जाए तो भी मजा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए यही विश्वास दिला सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो सब कुछ खोल रखा है, अब हमारी बारी है, हम उसमें क्या कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय वित्त सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज की जो 2 जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है, उसके बारे में एक प्रस्तुतिकरण हमें दें। सर, आपकी इजाजत से मैं 5 मिनट लूंगा। दोनों शुभारंभ कर रहे हैं, उनके बारे में
थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूंगा। दो में से एक स्कीम आम जनता के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, जिन परिवारों की, और दूसरी स्कीम व्यापारियों से संबंधित है कि व्यापारियों के माल का अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। तो पहले जो मैंने स्कीम बोली उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये स्कीम सभी रेजिडेंट्स के लिए है, स्टेट के सभी निवासियों के लिए है जिनकी फैमिली की इनकम 1,80,000 रुपए सालाना से कम है। और ये सारा डेटा आपको पता है कि हमारे पास स्टोर्ड है, जिसको हम पॉपुलरली पीपीपी डेटा बोलते हैं, फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी के तौर पे। वहां से वो डिटेल्स उठाई जाएंगी। जिस व्यक्ति की, अगर किसी की दुर्भाग्यवश डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए और उसकी एज 5 वर्ष और 60 वर्ष की एज के बीच में हो, चाहे 5 और 60 के बीच में हो, चाहे डेथ नेचुरल हुई हो या एक्सीडेंटल हुई हो, तो उस डेथ पे या परमानेंट डिसेबिलिटी पे सरकार मदद करेगी। नेक्स्ट स्लाइड, ये आ गई। मुझे ध्यान नहीं रहा कि स्लाइड भी मैंने ही बदलनी है। ये काम जनरली, इसमें आप देखेंगे कि असिस्टेंस जो है वो एज के साथ वेरी करती है। जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं उनकी 1 लाख, 12 से 18 साल तक के बच्चों की 2 लाख, 18 साल से 25 साल तक के बच्चों की 3 लाख, 25 साल से 40 साल तक के बच्चों की 5 लाख और 40 साल से लेके 60 साल तक की उम्र वालों की 2 लाख। इसमें एक आप नीचे नोट देख रहे होंगे कि अगर उस व्यक्ति को कोई पात्रता बनती है, प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो वो उसमें मिल जाएगी और उसका जितना बाकी अमाउंट होगा वो स्टेट देगी। नेट, जैसा मैंने बताया, नेट असिस्टेंस उसमें कैलकुलेट करके इस स्कीम से दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये उसी टेबल को दोबारा दर्शाया गया है कि अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत कवर होता है तो ठीक है, उसकी बैलेंस अमाउंट हम देंगे, और नहीं कवर होता है तो पूरा अमाउंट सरकार देगी। इसमें जो प्रोसीजर है वो बड़ा आसान है कि जब भी कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पोर्टल के ऊपर जो भी उसके परिवार का व्यक्ति है या अगर उसका परमानेंट डिसेबिलिटी का है तो वो खुद वो उस पोर्टल पे जाके, जिस पोर्टल को आज सीएम साहब लॉन्च कर रहे हैं, वहां जाके अपनी सूचना देंगे। और अगर तो किसी वजह से डेथ हेड ऑफ द फैमिली की हुई है तो उससे अगला जो 60 साल से कम तक का व्यक्ति होगा उस परिवार का, उसको दी जाएगी। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी वाला इशू है हेड ऑफ द फैमिली का, तो भी उसको दी जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करिए कि हेड ऑफ द फैमिली की बजाय किसी और की डेथ होती है तो वो अमाउंट हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाएगा। दूसरा प्रेजेंटेशन एक बार लोड करना। ये थी डिटेल्स जो आज एक बहुत ही नायाब स्कीम जो कि इस बजट में सीएम साहब ने घोषणा की थी कि जितनी भी फैमिलीज उनकी इनकम 1,80,000 रुपए सालाना से कम है, उनको टारगेट करते हुए उनकी दुर्घटना के समय सरकार उनके साथ खड़ी है, ये बताने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस हो जाएगी। 1 अप्रैल से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और आज सीएम साहब इसके पोर्टल की भी लॉन्चिंग कर देंगे। इसमें एक चीज जोड़नी है मैंने, ये स्कीम 3 स्कीमों को मिला करके है। 2 स्कीमें प्रधानमंत्री जी की पहले से चल रही हैं। एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी चल रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका उस पहली वाली योजना में 436 रुपए साल का प्रीमियम है, और दूसरी योजना जो है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, उसमें साल का 20 रुपए का प्रीमियम है सिर्फ। और 1,80,000 रुपए से नीचे वाले जो परिवार हैं उनका ये जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी, ताकि उनको समस्या ना रहे। केवल पहली बार रजिस्ट्रेशन उनको कराना होता है, उनकी कंसेंट लेनी होती है कि हाँ मैं जो है इस बीमा योजना का लाभ उठाना चाहता हूं। पैसा वो भी उनको मिलेगा, लेकिन पहली बार उनके अकाउंट से पहले जाएगा,
फिर वो सैंक्शन होगा, फिर हम अकाउंट में पैसा डाल देंगे, आगे हर साल हम डालते रहेंगे उस पैसे को। तो वो 2 लाख रुपया, 2 लाख उसमें है, 2 उसमें है। अगर तो सड़क दुर्घटना में कोई डेथ होती है तो फिर ये सुरक्षा बीमा योजना काम आएगी 20 रुपए वाली, और अगर जीवन ज्योति बीमा प्राकृतिक मृत्यु है तो जीवन ज्योति बीमा योजना वो आएगी। तो हर व्यक्ति का यानी अगर हम उसका मृत्यु का करते हैं 436 का, उसमें वो इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है। सर ये प्रीमियम जैसा आपने बताया, ये प्रीमियम उन सब लोगों का जमा कराने के लिए ऑलरेडी हमारा प्रोसेस चल रहा है। वही चल रहा है, सबका नहीं है, 180 तक का। 180 तक, हाँ वो चल रहा है, लेकिन वो 2 लाख रुपए का जहां हो जाएगा तो वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेगा, और बाकी जो घोषणा की है वो 2 लाख छोड़कर बाकी वो सरकार इस न्यास से जमा कराएगी। और उसमें अगर वो 436 जमा कराया तो उसमें चाहे प्राकृतिक हो चाहे दुर्घटना हो, दोनों है ना, बिल्कुल सर, डेथ के केस डेथ के दोनों है। और अगर केवल 12 रुपए यानी 20 रुपए कराया है तो उसमें प्राकृतिक नहीं है, केवल दुर्घटना है। हाँ, लेकिन किसी भी तरीके की डेथ हो हम तो उसको पूरा कर देंगे। 5 वर्ष से 12 वर्ष 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 40 5 लाख, 40 से 50 2 लाख, 50 से 70 2 लाख, नहीं 50 से 70 ये है जो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल 70 साल तक है। हाँ, तो 50 से 70 केवल एक्सीडेंटल है तो 2 लाख मिलेगा। प्राकृतिक मृत्यु में सरकार देगी। चलो और बारीक कर लेना इसमें, लेकिन 60 तक तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। 70 जो है लेकिन मिलेगा, वो सेंटर की स्कीम का पार्ट है। नहीं वही पैसा तो हम भर ही रहे हैं ना, पैसा तो सरकार का ही है। जो पैसा हम दे रहे हैं तो हमारी तरफ से ही हो गया वो। और उसमें भी अगर प्राकृतिक मृत्यु है तो हम अपने अकाउंट में से देंगे, और एक्सीडेंटल है तो उस अकाउंट में से आएगा। यानी अल्टीमेटली 70 साल तक डेथ होगी तो 2 लाख मिलेगा, और 70 साल के बाद अब भगवान के जिम्मे, भगवान के जिम्मे है। सर आगे बढ़ाते हुए अब स्पेसिफिकली ट्रेडर्स, क्योंकि आज यहाँ मौजूद हैं, सभी जिले के प्रधान आए हुए हैं, इसमें 2 स्कीम 9 मेंबर हैं, उनमें से भी आप हाँ, स्टेट व्यापारी ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के भी मेंबर्स और चेयरमैन हैं, जैसा आपको पता ही है, और जिलों से भी आए हुए हैं। इसमें 2 स्कीमें हैं सर। एक स्कीम ऑलरेडी, हालांकि हम उस पर रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कम हुई है, तो मैं एक ब्रीफली बहुत बता दूं। ये स्कीम पहले चल रही है, निजी दुर्घटना योजना, जो कि अगेन व्यापारियों के लिए है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन है। इसमें भी आप इस स्कीम के लिए भी लोगों को कहें कि वो इसमें भी रजिस्टर कराएं। बेसिकली हमने प्रोविजन ये रखा है कि वो सभी लोग जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वो इसको रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ये पता करने के लिए कि कितने लोग इस स्कीम में आ रहे हैं, एक बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा हुआ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 50 रुपए है, ईयरली रजिस्ट्रेशन फीस। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप दूसरी स्कीम यानी कि स्टॉक के लॉस वाली स्कीम लोगों को बताएं, अपने व्यापारी बंधुओं को बताएं, तो साथ में ये भी गुजारिश करें कि इस स्कीम में भी वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब जो एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें है 50 रुपया प्रति पर्सन, यानी अगर किसी फर्म के 3 पार्टनर हैं तो उनको 50 पैसा तीनों का अलग अलग यानी 150 रुपया जमा कराना है। कोई छोटी कंपनी है इसी रेंज में नीचे है और उसके 5 डायरेक्टर हैं तो 5 के नाम से 50 रुपया है, पर पर्सन 50 रुपया। उनकी सबकी एलिजिबिलिटी है कराने की, रजिस्टर पर्सनली करना पड़ेगा। इसमें जो अब आज से ये स्कीम लॉन्च हो रही है, जिसमें कि आपकी जो स्टॉक है, वो स्टॉक का लॉस अगर हो जाए किसी भी कारणवश, जो कि कारण इसमें स्कीम में दिए हुए हैं, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए स्कीम बनाई है। फायर कवर होगी, राइट्स कवर होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज कवर होंगी इसमें, और इसका अगेन ऑनलाइन पोर्टल है जो कि सीएम साहब आज जिसको शुभारंभ कर देंगे। और एक
ऑनलाइन ईयरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो भी व्यापारी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि अगर कुछ लोगों ने जिन्होंने कोई और इंश्योरेंस लिया हुआ है वो बेशक ना कराएं, लेकिन आप देखेंगे कि इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना उन सब लोगों के लिए फायदेमंद है जिन लोगों ने कोई बाहर से दूसरा इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड भी हमने रखा है। ये 1 फरवरी टू 30 अप्रैल हर साल रजिस्ट्रेशन होंगी। इस साल क्योंकि हम अब आज से शुरू हो रहे हैं तो इस साल समय थोड़ा सा कम रहेगा, 30 अप्रैल तक करेंगे। अगर कोई इसको डेट को 2, 4, 5, 7 दिन आगे भी ले जाना आप लोगों को अगर लगता है आप नंबर बढ़ा सकते हैं तो वो उस स्टेज पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो स्कीम है वो बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। उस स्कीम में सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको साथ में देने होंगे। जो इसमें कंपनसेशन की अमाउंट है वो अगर टर्नओवर 20 लाख तक है तो कंपनसेशन कवरेज 5 लाख की रखेंगे और 100 रुपए उसकी फीस होगी। अगर टर्नओवर 20 और 50 लाख के बीच में है तो कवरेज 10 लाख की और रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपए। सिमिलरली 50 लाख 1 करोड़ 15 लाख तक की कंपनसेशन कवरेज 1500 रुपए फीस और 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में 20 लाख रुपए तक की कंपनसेशन कवरेज है और 2500 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फी होगी। और जिन लोगों का कम टर्नओवर ये 1.5 CR के ऊपर है उन लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है। उनको ये माना गया है कि वो अपना आप सक्षम है कि वो अपना इंश्योरेंस करा के उसको कवर कर सकते हैं लॉस को। बहुत ब्रीफली इसकी इंटीमेशन कोई भी इस तरीके का लॉस हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पोर्टल पे देनी होगी, जिससे कि ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड को भी पता लग जाएगा और जो सुरक्षा न्यास है सरकार का ट्रस्ट के रूप में काम करेगा उसको भी पता लग जाएगा। क्लेम फॉर्म ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड 7 दिन के अंदर अंदर उसको वेरीफाई कर देगा। उसके बाद सर्वेयर को नियुक्त कर देगा ट्रस्ट और वो सर्वेयर 2 दिन के अंदर अंदर उस क्लेम फॉर्म को रिसीव करके जो उसने सर्वे करना है वो सर्वे वगैरह करके और फाइनल सर्वे रिपोर्ट के लिए हमने उसको 3 हफ्ते का समय दिया, 21 दिन में सबमिट कर देगा। और उसके बाद सुरक्षा न्यास जो कि ट्रस्ट के रूप में काम करेगा, हरियाणा सरकार का ही है अगेन, वो उस फाइनल सर्वे रिपोर्ट के आने के 1 महीने के अंदर अंदर उसका भुगतान करेगा और डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में ये पैसा जाएगा। ये बाय एंड लार्ज इस स्कीम की डिटेल्स हैं। और क्वेश्चन आंसर इनके आपने कुछ रखोगे सर? दो चीजें क्लियर करता हूं अनुराग जी। एक चीज तो ये जो रजिस्ट्रेशन का पैसा रखा गया है कुल मिला के तो एक प्रकार का ये प्रीमियम ही है और ये प्राय जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम है उससे लगभग आधा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ये पैसा आएगा, उसी में से नुकसान होगा तो जाएगा। ट्रस्ट का कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, कुछ कम पड़ेगा तो सरकार डाल देगी, लेकिन उसमें सबसे इकट्ठा होगा और क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। दूसरा इसमें है रजिस्ट्रेशन जो है अनुराग जी, रजिस्ट्रेशन 40 लाख से नीचे जिसका टर्नओवर है उसको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बहुत लोगों ने उससे नीचे रजिस्ट्रेशन कराया है, वो कंपोजिट स्कीम में आ सकते हैं 1% वाली स्कीम में, और जिनको इसका लाभ लेना है उनको तो रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन की लोअर लिमिट कोई नहीं है। अगर वो 5 लाख रुपया टर्नओवर वाला व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो करा सकता है, ठीक है ना सर? बिल्कुल, मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं सर, सबकी जानकारी के लिए। हरियाणा में आज के दिन जो रजिस्ट्रेशन है उसका 62% इस लिमिट के नीचे है, यानी 40 साल से नीचे, 40 लाख से नीचे वो लोग हैं जो कि जिनको मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर करना और उन्होंने फिर भी 62% से कई लाभ होते हैं उसके। यानी जो रजिस्टर्ड होता है वास्तव में गवर्नमेंट की सप्लाईज बहुत होती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएसयूज की, हरियाणा स्टेट की, वो सप्लाई केवल रजिस्टर्ड डीलर से ही हो सकती है। इसलिए उनको तो अपना माल बेचना है और रजिस्ट्रेशन में कुछ लगता नहीं है,
रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है, वो फिर उस माल को सरकारी महकमों को भी बेचने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। इसलिए हम व्यापारियों को कहें रजिस्ट्रेशन का कोई अलग खर्चा तो है नहीं, क्या है कोई? बस वो रजिस्ट्रेशन फी है सर, नहीं, वो तो है बीमे के लिए, उतना ही वहां और नहीं है ना। जीएसटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई भी पैसा नहीं लगता। यहां बीमा कवर करने के लिए सिर्फ छोटे व्यापारी को 100 रुपया देना है साल का, इससे ज्यादा नहीं देना। तो इसलिए प्रोत्साहन करके ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कवर में लाना चाहिए। तो एक चीज सर मैं बताना भूल गया, ये स्कीम एक बारी अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सरकार के तौर पे अगेन बीमे के तौर पे शुरू की थी। अनफॉर्चुनेटली उस स्कीम में लोगों ने फायदा नहीं उठाया। रिजल्ट ये निकला कि जितना हमने प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया उसका बहुत छोटा सा पोर्शन लोग क्लेम कर पाए। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बाकायदा मीटिंग्स करें और मीटिंग्स करके लोगों को प्रोत्साहित करें कि इसमें ज्वाइन करें। एक विषय आया कि छोटे व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करते समय सीए का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो कोई भी सीए, आखिर सीए है तो सीए है, वो 4,000 5,000 से नीचे तो अपना मुंह खोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें 20 लाख रुपए से नीचे का कोई व्यापारी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है और वो अपना सीए सर्टिफिकेट उसको चाहिए, तो हम गवर्नमेंट एम्पैनल्ड सीएस की लिस्ट जारी कर देंगे और उससे कराएंगे। उसका कोई पैसा नहीं देना, वो पैसा उसका जो लमसम देना होगा वो हमारा डिपार्टमेंट देगा, इसी योजना में से देगा। 1 मिनट में फैसला किया सीएम साहब ने। अरे जबरदस्त तालियां बजाओ, इससे क्या होगा? अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रार्थना करता हूं कि वो रिमोट का बटन दबाकर दोनों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उनके उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। जी आशीर्वाद तो आप दोगे, जिम्मेदार है ना। सर क्वेश्चंस पहले नहीं ले सर, आप पहले स्वागत ढंग से करवाएंगे, आप कहोगे जब सीएम साहब जाएंगे। ऐसी कोई बात है क्या? इनको बोलने की बाद में स्वागत करेंगे, इसके 5-7 मिनट। बहुत ही आज एक सुंदर अवसर है जब हरियाणा के व्यापारी वर्ग को यहाँ इन 2 योजनाओं का लॉन्च करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, जो इस वर्ष जिनकी नियुक्ति हुई है, हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं बालकिशन जी। उपाध्यक्ष हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के हमारे श्री श्रीनिवास जी गोयल बैठे, वो कलाना निवासी हैं, बहुत ही पुराने साथी हैं हमारे ये। और दूसरे उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेश मित्तल जी, ये भी हमारे पुराने साथी हैं, ये दूसरे उपाध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष रामनिवास जी अभी इस टर्म से पहले अध्यक्ष रहे हैं। मंच पर विराजमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी, वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी जी, हमारे बीच में अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित, हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी व्यापारी बंधुगण। 2 योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो चूंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया। तो इस
क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता है, उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजनाएं बनानी चाहिए। तो इसमें सभी लोग मिलकर के जब योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं ऐसी होती हैं कि आने वाले समय का, भविष्य का कुछ भरोसा नहीं होता। उस समय की कोई बात अनहोनी ना हो जाए तो सब मिलकर के कोई ना कोई एक निधि इकट्ठी कर लें और उस निधि के बाद जिसका नुकसान हो उसको वो दे दिया जाए। एक प्रकार का ये सहकारिता का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। इसको बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, हम कुछ भी कह लें, उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ मिलना है, उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाएं। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी, उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है, कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा। लेकिन जिसका एक ही काम है, उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रातों रात खत्म हो जाता है। जैसा बालकृष्ण जी कह रहे थे कि रात को चिंतित होता है, उसको पता नहीं सवेरे तक क्या हो जाए। हम अपने मार्केट में, दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो। तो चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और मुझे भी अपने पास से कुछ नहीं करना, पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में सब लोग मिल करके, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिल करके करेंगे। और मिलके करने में भूमिका जो है व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है। सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है, पैसा इकट्ठा करना होता है। तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाएं, जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता हो। या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है, सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। यही तो कहते हैं, माल आप खरीद के लाते हो, 100 रुपए का लेके आते हो, 5 रुपया 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ते हो। हम कहते हैं भैया 12, 15, 18 हमारा भी जोड़ लो। तो यही करते हो, आप लेके उसको आगे दे देते हो। सिस्टम बना हुआ है जीएसटी। तो इस जीएसटी का भी हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है। वैसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ बहुत इसका विरोध हुआ, जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय, जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी। हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को, बच्चों को, साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है, आप संभालो। और आज नया व्यापारी है, वो इतना खुश है इससे, बहुत खुश है। वो कहते हैं जान छुड़ा दी 2 भैयों की। एक भैया रात को लिखते थे, एक भैया मुनी माता था वो दिन को लिखता था। दिन वाली वो लिखता था, कोई आके देखेगा दिखा देंगे। रात वाली या तो उस व्यापारी को पता होती थी या उसकी पत्नी को पता होती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। वो 2 नंबर की पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे। अगले दिन वो पर्ची लाते थे, विश्वास पात्र नौकर को देते थे, जाओ ये फलाने से ले आइए 5000 की पर्ची, पैसे लेके आ जाए। मुझे थोड़ी जानकारियां क्यों हैं
ये मैं आपको बता देता हूं, मैंने 72 से लेकर के 80 तक व्यापार किया, दुकान किया कपड़े की। और एक घटना सुनाता हूं। अच्छा चलो लाइव है, कोई बात नहीं। देखिए ये सब करते थे, आज कोई नहीं करता। उस समय ये सारा काम 2 नंबर की पर्चियों पर चलता था और 5-7 पर्चियां हमारी जेब में भी रहती थी। एक दिन बस में चढ़ते हुए किसी एक जेब कतरे ने जेब काट ली और वो बटुआ भी चला गया, वो पर्चियां भी चली गई, सब चला गया। तो हमें चिंता हुई। अब चिंता बटुए में कोई 200-400-500 रुपए उसकी नहीं थी, चिंता वो 4-5 पर्चियों की थी। अब रात भर सोए नहीं, सर्दियों के दिन थे। सवेरे सवेरे उठ के बस में बैठ करके मैं जिस जगह, क्योंकि जब मैं बस में चढ़ा उस समय कटी, तो ध्यान में आया कि हाँ इस जगह पर कटी है। तो दिमाग ने काम किया, थोड़ा उस जगह उतर के मैं उस रूट के ऊपर कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के मैंने देखता हूं, और पैदल चलते चलते एक साइड में किनारे पर वो पर्चियां मिल गई कि वो किसी और के काम की तो थी नहीं ना। जिसने पैसे निकाले उसको तो, जो बटुए में पैसे थे उसका मतलब था, उसको पर्चियां क्या लेने देनी थी। तो मेरा कहने का मतलब इन चीजों को ठीक करने में अब उस समय समझ नहीं थी, आज हमको समझ है कि नहीं, व्यापार भी या और भी सारी चीजें इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि रात को आराम से नींद आ जाए। तो जीएसटी का जो विरोध हुआ था 6 महीने साल भर विरोध चला। 2016-17 में कब शुरू हुआ था? 17-18 में 1 जुलाई 17। लेकिन उस 1 साल के बाद वो धीरे धीरे दबते 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 सारा विरोध समाप्त हो गया और आज लोग प्रसन्न हैं, खुश होकर के जीएसटी जमा कराते हैं। देश ने रिकॉर्ड तोड़ा। 4 महीने पहले जो मंथली कलेक्शन होती है 1,66,000 करोड़ रुपया देश में जीएसटी इकट्ठा हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन, इसका भी हिसाब लगाते हैं वो, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां की है। छोटे प्रदेश तो वो अलग एक ग्रुप है 8-9 प्रदेशों का, बड़े प्रदेशों का अलग ग्रुप है। छोटे प्रदेशों में तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा है, बड़े प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है। यानी हमारा कलेक्शन 2,54,00,000 की आबादी पर पिछले साल 21-22 में 68,142 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ। 25,000 के करीब एवरेज आता है। 26,700 समथिंग है पर हेड। यानी एक आदमी जितना माल खपत करता है उसमें से 26,000 रुपया वो सरकार को देता है, बाकी खुद खाता पीता है। तो ये ठीक है कि उसमें से कलेक्शन में से बहुत सामान ऐसा भी है जो हमारे यहां उपयोग नहीं होता, वो दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, फिर वो टैक्स वहां चला जाता है, रिटर्न भी होता है। एक्चुअल जो इनकम है वो कम है, लेकिन कलेक्शन इतनी है। तो ये हरियाणा के व्यापारी का एक बहुत बड़ा एक सुंदर एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें हमको सारे सिस्टम पता है कि बड़े व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको एक टैक्स के रेट्स हैं वो सब देने होते हैं। अगर वो उस प्रकार से नहीं करना चाहता तो जो एक लमसम रेट है कंसोलिडेटेड 1% कंपोजिट स्कीम अप टू 150, 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक, उसको थोड़ा छोटा व्यापारी मान लेते हैं कि जिसका महीने में 12 लाख 13 लाख की टर्नओवर है, अर्थात रोज की 40-50 हजार है, उसको छोटा व्यापारी मान करके भैया जितना टैक्स दिया है बस 1% और दे दो, तुम्हें कुछ नहीं करना। हिसाब किताब भी कम, सीए के झंझट भी खत्म। केवल एक बार रजिस्ट्रेशन के समय सीए को पैसा देना होता 5-4 हजार रुपया, और आज जो 20 लाख से नीचे वालों का रजिस्ट्रेशन वो झंझट भी खत्म। अब आपको नहीं देना। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि हम जो जितने भी विषय हमारे सामने आते हैं केवल व्यापारी के ही नहीं, जनता के और भी, क्योंकि ये सारी योजनाएं सबको चाहिए। एक आम आदमी को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए। किसान की क्षतिपूर्ति का अलग हमने एक पोर्टल बनाया। मानो खेती, अब सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी रिस्की अगर कोई काम है तो वो किसान का है। किसान की खेती खुली हवा में आकाश के नीचे पड़ी है, कब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओला पड़ जाए, उसकी फसल खराब हो जाती है। कम से कम हमारी सबकी जो स्टॉक होता है, स्टोर होता है, वो अंदर ताले में पड़ा है,
उसका तो वो भी नहीं है। इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति भी सब करते हैं। अलग से एक पोर्टल बनाया है कि किसी का नुकसान हो जाए 72 घंटे के अंदर आप अपने आप चढ़ा दो, फिर उसका सर्वे पटवारी से, तहसीलदार से, डीसी से, एसडीएम से सब करा करके बाद में कितना तूने मंडी में बेचा है उसका जो डिफरेंस है वो उसका क्षतिपूर्ति में दे देते हैं। बहुत सरल सिस्टम हो गया, कोई कठिनाई नहीं आती है। जहां कहीं इसमें थोड़ा गड़बड़ करने का मानस होता वो भी अब रुक गया है, सबको पता लग गया जो असली भरेंगे वो मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनका कोई माली नुकसान होता है तो उसके अंदर थोड़ा अभी कमी है। जैसे बहुत छोटा रेडी खोमचे वाला आदमी है, अब उसका जीएसटी नंबर तो है नहीं, ना वो रजिस्टर करेगा, 10-20 हजार रुपए का सामान लगाता है तो 10 बेर कर सकता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई उसके लिए भी है। हम संभालने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, हर रेडी खोमचे वाले का कैसे हिसाब रखेंगे। तो हम एक योजना उसके लिए भी लेके आएंगे कि जो रेडी खोमचे वाला है उसके सामान के नुकसान होता है वो भी भरपाई करें, बहुत जल्दी उसकी योजना लेके आएंगे। जहां तक सेक्टर 9 की मार्केट का जिक्र किया, वहां तो 132 ऐसे खोखे वाले थे जिनका सब रातों रात नाश हो गया, नुकसान हो गया। हमने अगले दिन जाते ही पहले तो उनके घर को कुछ ना कुछ दे करके राहत दी कि उनके घर का 1 महीने का खर्चा तो चल जाए, एक 20-25 हजार रुपया घर में चला जाए। फिर बाद में तुरंत डिपार्टमेंट को, एचएसपीपी को बुला करके उनकी जमीन उनको अलॉट कराई, उनसे बहुत सस्ते पैसे में उनको दिया। और न केवल 9 मार्केट में, आप बैठे हैं बीपी अग्रवाल, 3 और मार्केटें जो ठीक ठाक थी उनको भी दे दिए, 4 मार्केट में दिए। और उसके बाद फिर सारे हरियाणा में कर दी कि इस प्रकार की कोई मार्केट कहीं है और वो सरकारी जमीन पर है तो हम उसको थोड़ा पैसा ले करके और उसको दे देंगे ताकि उसकी दुकान पक्की हो जाए। अभी पीछे एक विषय आया कि अर्बन लोकल बॉडीज की पुराने समय में, खास करके आजादी के बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने अपना कोई खोखा बना लिया, कहीं पटेदारी पर जगह ले ली, कहीं लीज पर ले ली और वो दुकानें छोटे मोटे खोखे रख लिए, धीरे धीरे वहां दुकान भी बना ली। अब इतने साल हो गए हैं, 70 साल के बाद भी दुकान वो छोड़ सकते नहीं, क्योंकि रोजी रोटी का विषय है। कुछ लोगों ने दुकानें आगे दूसरों को भी दे दी पगड़ी पर, आखिर पगड़ियों पर ये सारे विषय चलते हैं जैसे किराएदार देते हैं। तो उस नाते से ध्यान में आया कि क्यों नहीं इनकी मलकियत इनको दे दी जाए। 20 साल से पुराना अगर किसी का विधिवत लीगल कब्जा है, कोई उसके पास रसीद है, पर्ची है, कुछ भी है, तो उससे एक रेट तय कर दिया कि इस रेट के हिसाब से पैसा जमा और रजिस्ट्री करा लो। हजारों केस ऐसे आ गए हैं, कुछ तो हो भी गए हैं। मोहित जी कितने हुए हैं? 800, 2000 एप्लीकेशन आ गई है, तो उसमें से 1200 प्रोसेस में, 800 हो गए हैं। प्रोसेस में कुछ कागजी कार्रवाई और कहीं कहीं गड़बड़े क्या हुई। हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट है ना, वो भी बड़े मजेदार हैं जैसे काम करते हैं। शहरों में जमीन तो अलग अलग विभाग की होती है, तो वहां क्या पीडब्ल्यूडी की जमीन है, इरिगेशन की है, किसी ने खोखा वहां लगाया और वो म्यूनिसिपैलिटी में गया, जी हम जो ये लगाए बैठे हैं जरा हमारी पर्ची काट दो। जमीन पीडब्ल्यूडी की, इरिगेशन की, किराया चढ़ा दिया यूएलबी ने और यूएलबी के नाम से किराया खाए जा रहे हैं। आज जब रजिस्ट्री कराने लगे तो कहते जी तो हमारे नाम ही नहीं है। अब यूएलबी वाले पकड़े गए, तब जाके हमने चीफ सेक्रेटरी कहा कि भी शहर के अंदर इस पॉलिसी को सारे डिपार्टमेंट जितनी जमीनें सबकी हैं सब अडॉप्ट कर लें, सब इस हिसाब से दे दें। तो मित्रों, आज आपको मैं इस विषय पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो 2 स्कीमें शुरू की गई हैं, नाम इसका एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय, तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं? तो ये दयालु योजना, जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है, उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा। इसको इसी ढंग से उल्लेखित करें, ठीक है? और दूसरी योजना, उसको संक्षेप में नाम है क्षतिपूर्ति योजना। उस क्षतिपूर्ति योजना का दायरा कैसे कैसे बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा। और बाकी सारी स्कीम का जो विवरण है वो सब बता दिया है। इसमें हमारे जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जैसा बताया कि 60,000 लोग, 60% लोग तो
जो 40 लाख से नीचे का रजिस्ट्रेशन है, एक बहुत बड़ा अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बार हमको कहा था कि देखिए रजिस्ट्रेशन में किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ लाभ ही होगा, छोटे बड़े सबका रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि आगे चल करके उनको बड़े होने का मौका मिलेगा। और जब वो 40 लाख से बढ़ जाएंगे तो उनको अचानक कोई दिक्कत नहीं आएगी, 40 लाख 50 हो गया, 60 हो गया, हर किसी इच्छा करेगी मैं ज्यादा बढ़ूं आगे। टैक्स देने में किसी को कोई संकोच नहीं होता। टैक्स देने का संकोच एक ही समय होता कि जब मैं टैक्स दे रहा हूं, मेरा पड़ोसी टैक्स नहीं दे रहा, उस समय तकलीफ होती है, फिर उसका माल बिकता, मेरा नहीं बिकता, यही होता ना। और अगर सब देने लग जाए तो फिर भैया चाहे वो 10% हो, चाहे 12 हो, चाहे 25 हो, सभी दे रहे हैं तो खर्चाते मालते पैना हो गया ना। चलिए, एक विषय शायद इस योजना में कहीं आया नहीं है कि ये जो बीमा है, ये बीमा जो पहले से बीमित फर्में हैं या जो संस्थान है, उसको बीमा नहीं कराना है और ना उसको उपयोगी होगा, क्योंकि बीमा एक ही जगह से मिलेगा। और जो लोग लोन लेकर के अपना कहीं ना कहीं से काम चलाते हैं, उनका बीमा पहले से बैंक कराता है, उनको नहीं कराना इसमें, वरना कहीं कहेंगे लो जी हमने तो इसलिए करा दिया था, उधर से भी मिलेगा इधर से भी मिलेगा, दो जगह से नहीं मिलेगा। बाकी जो बातें हैं सारी हमारे अनुराग रस्तोगी जी ने बताई हैं। मैं आपको इस अवसर पर बहुत ही शुभकामना देता हूं।